हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों का क्लास 11 का है जो मॉडल सेट 1 का है। इससे पहले मैंने 11 क्वेश्चन का वीडियो बनाया था और ये आपका 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो मैंने क्या किया कि ऑप्शन जो लिखने में और पढ़ने में जो समय हम लोगों का बर्बाद होता है, उससे मैंने क्या किया, डायरेक्ट आंसर आपको लिखा है और आंसर लिखने के बाद मैंने उसका एक्सप्लेन किया कि आंसर कैसे होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि क्वेश्चन में केवल आंसर बता दिए हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को आपके माइंड में चलता होगा कि ये कैसे होता है। तो आपके इस कैसे का सारा जवाब इस वीडियो में है, ठीक है। तो आपका ये आंसर कैसे ही आता है, आप इस वीडियो को देख करके आप आराम से समझ जाएंगे। और हो सकता है कि इस कैसे का जवाब पाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट अगर आपको कोई मॉडल सेट जो आगे के मॉडल सेट है उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी और आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। कह रहा है घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या है। घूर्णन गति में क्या होता है कि कोई भी पिंड, ठीक, कोई भी पिंड अक्ष के चारों ओर घूमता है ऐसे, ठीक है। ये पिंड है, इस अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। तो यहाँ पर याद रखना है कि आंसर में जो जड़त्वाघूर्ण है, जड़त्वाघूर्ण में क्या होता है, इस पिंड का द्रव्यमान अगर m है और इस पिंड की इस यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर r है, तो इसका जो जड़त्वाघूर्ण हम लोग निकालेंगे तो वो फॉर्मूला होता है I बराबर एम आर स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि घूर्णन गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि कौन सी है। तो द्रव्यमान के समतुल्य राशि कौन है, जड़त्व। तो यहाँ जड़त्व आघूर्ण को यहाँ पे दर्शाया गया है किससे, आई से, ठीक है। तो यही जड़त्व आघूर्ण होता है क्योंकि द्रव्यमान के जस्ट सामने है और समतुल्य राशि मानी जाती है। तो समतुल्य राशि मानी जाती है किसको, जड़त्व आघूर्ण को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक साथ क्षैतिज रूप से एक ही स्थान से दो अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती हैं, तो कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी। तो इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए, आई है जड़त्व आघूर्ण और एम क्या है, द्रव्यमान है, और आर क्या है, तो घूर्णन अक्ष से दूरी है। घूर्णन अक्ष से दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। ये जो हम लाइन जो देख रहे हैं, जिस अक्ष के चारों ओर कोई वस्तु घूमती है उसी को बोला जाता है यहाँ पर घूर्णन अक्ष। अब यहाँ देखिए, एक साथ कहता है क्षैतिज रूप से एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ दो गोलियाँ चलाई जाती है, तो कौन सी गोली पहले ज़मीन से टकराएगी। तो आपका आंसर होगा दोनों एक साथ पहुँचेंगे। तो दोनों एक साथ कैसे पहुँचता है, क्या रीज़न है, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी प्रक्षेप पे यानी जो गोली जलाई जाती है, मान लीजिए कि अगर हम हाइट कर रहे हैं, तो ये हाइट है, अगर हम इसका ऊंचाई h लेते हैं तो इसी ऊंचाई से दोनों गोलियों को चलाया गया है, ठीक। एक का स्पीड अधिक है, एक का कम है, तो दोनों कह रहा है अगर इसका स्पीड अधिक है तो इसका स्पीड अधिक है तो वो आगे गिरेगा, इसका स्पीड कम है तो ये नज़दीक गिरेगा। लेकिन याद रखना है कि दोनों एक साथ गिरेगा। तो एक साथ कैसे गिरता है वो समझिए। सबसे पहले यहाँ हाइट जो है देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है और जी का वैल्यू भी नीचे आ रहा है। तो जी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो जी का मान प्लस में होता है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का समय कैसे है। तो यहाँ हम लोग फार्मूला सही ले लेते हैं, यहाँ हम लोग एच निकालते हैं। तो एच बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फिर एच, यू का वैल्यू यहाँ पे चूँकि दोनों विराम में है तो यहाँ यू बराबर होगा 0, तो 0 गुना टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ h बराबर हो जाता है 1/2 जी टी स्क्वायर। अब उसी h को आप यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ आपका हो जाता है h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर h लिखते हैं इस जगह। तो अगर हम इसमें जी टी स्क्वायर को रखते हैं तो हाफ में 2h उस साइड चला जाएगा। तो अगर केवल h को रखें यानी कि t को रखे, h तो उस साइड है, t को रखते हैं तो हो जाता है 2h/g और t बराबर होता है √2h/g। तो यहाँ देखिए कि हाइट इसका कांस्टेंट है, हाइट बराबर है, और g हम लोग जानते हैं कांस्टेंट होता है और 2 भी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम भी दोनों का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि दोनों एक साथ गिरेगा। याद रखना है, ये अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए, एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, मैंने कोशिश किया है आप भी समझे। दो सदिश राशियों के बीच किस संचालन के कारण हमें प्राप्त सदिश दोनों राशियों पर लंबवत होगा। तो कह रहे हैं कि दो राशि कौन कौन है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक राशि यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ a, और दूसरी राशि हो जाती है यहाँ b।
तो दोनों को याद रखना है कि जब दोनों को हम यहाँ मल्टीपल करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो एक छोटे एंगल से करते हैं थीटा, और जब छोटे एंगल से करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक अन्य सदिश प्राप्त होगा, और उस सदिश को हम लोग सी वेक्टर लिखते हैं, और सी वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, और लास्ट में इसका होता है एन कैप। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लंबवत होता है। जो सदिश हम लोगों को प्राप्त हुआ ये लंबवत हुआ, तो आखिर किस सदिश के कारण होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के मतलब सदिश गुणन के कारण होता है, ये याद रखना है। तो सदिश गुणन के कारण होता है। ये वाला सिस्टम किस में है, तो ये आप लोगों को कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी स्क्रूप जो होता है, जब हम लोग किसी स्क्रूप को हम किसी जगह पे कसते हैं, जैसे ये आप देखे होंगे, देख लीजिए, मैं छोटा सा एक फिगर बना के बता देता हूँ। तो आप देखिए कि जब हम स्क्रूप का ऐसे घुमाते हैं, ठीक ना, स्क्रूप को हम इधर से इधर राउंड करते हैं, घुमाते हैं इस तरफ से, तो देखिएगा स्क्रूप आपका उस साइड बढ़ता है। इससे साफ पता चलता है कि अगर हम ए टू क्रॉस बी करेंगे तो तीसरा जो प्राप्त हुआ वो लंबवत हुआ, यानी 90 डिग्री पे बना। ठीक है, अगर इससे आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैंने कोशिश किया है, आप भी ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है। अभी भी बता रहे थे हम वस्तु के जड़त्व आघूर्ण के बारे में कि अगर कोई पिंड इस घूर्णन अक्ष के चारों ओर गति करता है तो इस वस्तु का अगर द्रव्यमान m है और इसकी जो दूरी है वो r है, तो इस वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो I होगा, और I बराबर फॉर्मूला है mr²। तो साफ पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ त्रिज्या कांस्टेंट है। देखिए त्रिज्या यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, त्रिज्या निश्चित है। अगर हम वस्तु को यहाँ पे बांधे हैं तो वस्तु का जड़त्व आघूर्ण साफ पता चल रहा है कि किस पे डिपेंड करता है, m पर, यानी कि द्रव्यमान पर। तो ये लिखे हैं, यहाँ पे हम लिख भी दिए थे पहले भी, यहाँ I जो है वो जड़त्व आघूर्ण है, ठीक, और m बताए थे हम द्रव्यमान है पहले वाला क्वेश्चन में, और r बताए थे त्रिज्या है। अब प्रक्षेप्य की क्षैतिज सीमा के अधिकतम होने के लिए प्रक्षेप्य का कोण क्या होगा। यहाँ पे याद रखना है आपको, बार बार वर्ड इस्तेमाल हो रहा है प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य हो गया फेंकी जाने वाली वस्तु, फेंकी जाने वाली वस्तु, यही फेंकी जाने वाली जो वस्तु होती है ना, उसी को यहाँ प्रक्षेप्य बार बार बोला जा रहा है। तो कह रहा है प्रक्षेप्य की क्षैतिज सीमा में अधिकतम होने के लिए प्रक्षेप्य का कोण क्या होगा। तो मान लिया जाए कि अगर कोई वस्तु है, यहाँ पे हम अगर उसको ऐसे फेंकते हैं तो अधिकतम सीमा, क्षैतिज सीमा मतलब क्षैतिज मतलब इस दिशा में वो कितना दूरी तय करेगा। तो अगर हम 90 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं तो देखिए क्या होता है, ये सीधा जाएगा तो सीधा लौट के आएगा, तो यहाँ कम होगा। अगर हम 90 डिग्री के अलावे अगर हम इसको यहाँ पर फेंकते हैं, यानी 70, 75 या 60 के कोण पर, तो क्या होगा, थोड़ा सा जाने के बाद ये फिर गिर जाएगा। और तीसरा देखिए, पक्का 45 डिग्री के कोण पर अगर हम फेंकते हैं ऐसे, इस जगह 45 डिग्री का कोण, तो ये अधिक से अधिक दूरी तय करेगा, इसलिए आंसर होगा आपका ये। यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब प्रक्षेप्य गति के लिए कौन सा घटक स्थिर रहता है। तो मान लिया जाए कि कोई भी घटक, जैसे कि ये वस्तु है, हम इस वस्तु को यहाँ से फेंके और यहाँ गिरा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये अपना राउंड यहाँ पे जब अपना वेग से, जिस वेग से वो चल रहा था, इस वेग पर आता है वो, तो ऐसे आता है। तो इसका एक घटक इधर होता है, एक घटक ये। तो क्षैतिज घटक यहाँ पे होगा ux या v ले लेते हैं, तो vx, और ये जो है vy हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। तो जैसे ही इस जगह पे आता है वो, तो उसका यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 हो जाता है, तो बच जाता है केवल ये वाला, यानी क्षैतिज घटक, ठीक है। उसके बाद फिर जब यहाँ नीचे आता है तो उस जगह भी उसका क्षैतिज घटक ही बचता है vx, ठीक है, और नीचे हो जाता है ऊर्ध्वाधर घटक vy, जो कि माइनस में होगा। तो यहाँ पे आप समझना है आपको कि देखिए ध्यान से कि vx कहीं पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी vx है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी वेग का क्षैतिज घटक जो है ये कभी नहीं बदलता, स्थिर रहता है। जब कोई बस अचानक टर्न लेती है, टर्न मतलब मुड़ना,
तो जब कोई वस्तु अचानक या बस अचानक टर्न लेती है तो किस वजह से वो बाहर फेंके जाते हैं? ऐसे तो होता है दिशा जड़त्व, याद रखना है इस आंसर में आपका अधिकतर दिशा जड़त्व का काम करता है वो। तो यहाँ ऑप्शन में कुछ ऐसा था नहीं, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि दिशा जो है गति के कारण ही बदलती है, इसलिए यहाँ गति जड़त्व के रूप में ही आंसर को लिया गया है। एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? यहाँ मेन पॉइंट देखिए क्या है, एक समान वेग। एक समान वेग से जब वो चल रहा है तो आदमी भी उसी वेग से चल रहा है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी वेग से चल रहा है। तो मान लीजिए कि गाड़ी है, ठीक है, ये कार है और इस पर बैठा हुआ व्यक्ति है। तो ये बैठा हुआ व्यक्ति अगर गेंद, हाँ एक कंडीशन है कि बॉल जो है वो आगे फेंकाना होगा, आगे जाना चाहिए बॉल, या पीछे जाएगा तो पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो भी इसका स्पीड है, मान लिया जाए कि u मीटर पर सेकेंड है, तो आदमी का भी स्पीड क्या है, u मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये बॉल आगे जाता है, ठीक है, तो ये बॉल जैसे ही आगे जाता है तो आदमी तो उसी स्पीड में, जैसे वो फेंका तो आदमी तो स्पीड में ही है कार के साथ, ठीक है। तो आदमी के फिर हाथ में ही ये बॉल वापस आ जाएगा। तो इसलिए इसका मेन रीज़न है, याद रखना है, एक समान वेग से दोनों है, कार भी है और आदमी भी है, इसी वजह से दोनों बॉल फिर से इस आदमी के हाथ में वापस आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, 5 न्यूटन का कोई बल 1 केजी द्रव्यमान के शरीर पर कार्य करता है तो शरीर का त्वरण क्या होगा? तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास है बल, यानी 5 न्यूटन का बल दिया हुआ है 5 न्यूटन, और वो जो m है 1 केजी। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि A बराबर फॉर्मूला होता है F/m, हम लोग को त्वरण निकालना है, तो F/m, तो F का मान कितना है 5 और m का मान है 1, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। आत्म संयोजन बल कौन सा होता है? आत्म संयोजन मतलब खुद से संतुलित करना, ठीक, खुद से संतुलित करना। तो खुद से संतुलित करना, जैसे आप देखे होंगे कि कभी कभी कोई चीज़, अगर कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान के चलिए कि टेबल है और इस टेबल पे कोई अगर हम बुक रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये बुक रखा हुआ है इस टेबल पे, तो इस टेबल पे जो बुक रखा हुआ है देखिएगा कि ये फिसलता नहीं है। क्यों नहीं फिसलता? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि एक बल लग रहा है, ये जस्ट उल्टा में, ठीक है, जस्ट उल्टा दिशा में ये बल लग रहा है, वस्तु गिरना चाह रहा है नीचे तो ये इसको ये क्या कर रहा है ना, बैलेंस कर रहा है इस जगह। तो बैलेंस करने वाला बल कहता है आत्म संयोजन बल कौन सा है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है, कौन सा नंबर है, 20 नंबर है। पहले 20 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका ए नंबर का ऑप्शन है ये आपका। और बी नंबर में आत्म संयोजन बल में है स्थैतिक घर्षण, अधिकतम स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सर्पी घर्षण। तो इसका आंसर होगा स्थैतिक घर्षण, ठीक है। स्थैतिक घर्षण ही है जो आत्म संयोजन करता है, याद रखना है। तो आंसर होगा स्थैतिक घर्षण। अगला क्वेश्चन है, जब एक सिस्टम पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में किस राशि में बदलाव नहीं होगा? तो हम लोग पहले बल आघूर्ण के बारे में बात करते हैं। बल आघूर्ण क्या है? तो बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क्यू से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला है F/r, ठीक है। अब यहाँ टॉर्क्यू, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि चूँकि टॉर्क्यू ही जीरो है, तो जब टॉर्क्यू जीरो है तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो यहाँ जीरो, यानी F बराबर क्या होगा, जीरो, यानी कि वस्तु पर आरोपित जो बल है ना, बल में बदलाव नहीं होगा, याद रखना है, बल में। आंसर आपका होगा डी नंबर। 300 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा 40 मीटर की गति से चलते हुए एक कील सेट करता है, ठीक है। एक हथौड़ा है, ये हथौड़ा है और इस हथौड़े का जो है ना स्पीड,
ये हथौड़ा का स्पीड कह रहा है कि 40 मीटर प्रति सेकेंड। इसका स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है और ये कील को सेट कर रहा है। ठीक है, तो इस कील को कह रहा है, ये कील जो है ना इसको 0.02 सेकेंड में इसको ये रोक देता है, बल लगाकर रोक देता है। तो कह रहा है 300 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा है, इसका वजन है 300 ग्राम। तो हम लोगों को निकालना है हथौड़े को रोक देता है तो हथौड़े पर कील द्वारा आरोपित बल ज्ञात करना है। हम लोगों को निकालना है F। तो यहाँ पर सबसे पहले जब वो रोकता है तो यहाँ याद रखना है कि ये जो है U का वैल्यू है, और जब यहाँ रुक गया तो V का वैल्यू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम लोग A निकाल लेंगे। A का फॉर्मूला V में अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें बल तो F बराबर होगा M, A यहाँ होगा A का फॉर्मूला V माइनस U/T। तो चूँकि M यहाँ क्या चीज़ में है, ग्राम में है, तो इसको हम लोग भाग दे देंगे 1000 से। V का मान 0, U का मान है 40 बाय टाइम है 0.02 सेकेंड। तो 2 0 यहाँ से कट जाता है तो 3 बटे हो जाता है 10, यहाँ होता है -40, यहाँ होता है 2, दशमलव उड़ा देने पर 100, 0 0 कटता है और 2 से ये 5 बार में कटता है। तो 4 पंचे 20 और 20 दिया 60, यानी कि 600 माइनस 600 न्यूटन। तो यहाँ याद रखना है कि आंसर होगा आपका 600 न्यूटन। माइनस तो बता रहा है विरोधी बल है, इसलिए विरोधी बल पे ध्यान नहीं देना है, आंसर देखना है आपका 600 न्यूटन है या नहीं। तो आपका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 23 नंबर में। तो 23 का आंसर है 600 न्यूटन, यानी आंसर आपका ए नंबर का आएगा। याद रखना है आपको, आंसर आएगा ए नंबर, ए का ऑप्शन है। अब 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता है तो पीछे। तो यहाँ पे हम लोग जो ये दिया हुआ है 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है। तो ये गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग, इसको हम लोग ले लेते हैं m1, इसको ले लेते हैं v1, इसका ले लेते हैं m2 और इसी का वेग जो है बंदूक का हटने का v2। तो यहाँ v2 निकालना हम लोगों को, चूँकि लिखना है m2, पहले यहाँ लेना है m2 v2 बराबर m1 v1। तो हम लोग को निकालना है v2 m1 v1 बाय m2। तो m1 v1 का मान यहाँ हम लोग लिए हैं 40, ठीक, और v1 का मान ले लिए हम लोग 800, नीचे 8 केजी द्रव्यमान है। इसको अगर हम 1000 से भाग दें, यानी कि 1000 से भाग नहीं, चूँकि किलोग्राम में है तो ग्राम में बदलेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे तो 2 0 कटा, 8 8 कटा, 0 0 कटा, यानी आपका आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से ये पीछे हटेगा। 24 नंबर का आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन हमने लिखा नहीं है समय बचाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा आपका होगा 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पीछे हट रहा है, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। बस ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।